आप अपना डिजर्विंग मेडिकल कॉलेज का सीट जो है वो आप किसी और की जूरी में रख देंगे। यानी बाज़ लोग उसको आउट ऑफ कोर्स कहते हैं, तो उसको किस तरह से हैंडल करना है, तो वही नेचुरल सिलेक्शन होगी और वही जो है एमबीबीएस में सेलेक्ट होगा। हेलो, माय नेम इज़ हारून, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए 2 मंथ्स की स्ट्रेटजी लेकर आऊँगा और उसमें मैंने जो है बायो के रिलेटेड एक वीडियो अपलोड भी कर ली है, लेकिन उसके मैंने 2 पार्ट्स बनाए हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। तो उसमें जो है मैंने फर्स्ट ईयर कवर किया है एंड ये जो है इस वीडियो में हम सेकंड ईयर कवर करेंगे। पिछली वीडियो भी आपने देखी होगी, मैंने बताया था कि बायो के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने आपको कुछ टिप्स दिए थे। टिप नंबर 1 अगर आपको याद हो तो वो था कंसेप्ट क्लियरेंस, सेकंड टिप वाज रट्टा एंड थर्ड टिप वाज रिवीजन एंड फोर्थ टिप वाज फॉलो टिप नंबर 3 रिवीजन। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि जो मुश्किल एमसीक्यूज आते हैं, यानी बाज़ लोग उसको आउट ऑफ कोर्स कहते हैं, तो उसको किस तरह से हैंडल करना है। तो इस वीडियो में भी मैं आपके सामने बुक खोल कर उसमें जो टॉपिक्स इंक्लूडेड है, वो जो इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक्स, और जिससे एमसीक्यूज आने के चांसेस है, और जो पास्ट एमसीक्यूज है वो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लें। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि मैं आपको जवाब दूँ। आप ये वीडियो जो है वो 2x में भी देख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि एमडी कैट स्टूडेंट जो है वो लेक्चर 2x में देख सकते हैं, तो ये वीडियो क्यों नहीं देख सकते। और एक बात याद रहे कि आपका हर एक मिनट जो है, हर एक सेकंड जो है वो इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ज़रूर किया करें और रिवीजन किया करें। तो जब आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो आप अपना डिजर्विंग मेडिकल कॉलेज का सीट जो है वो आप किसी और की जूरी में रख देंगे। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें, प्रैक्टिस करें एमसीक्यूज की, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं करें। और हमें एक बात आपको और भी बता दो कि बुक लाइन्स जो है, इसमें बुक लाइन्स ही से एमसीक्यूज आते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी भी दिखाऊंगा। और बुक लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो डोंट मिस द बुक लाइन्स। सो वेलकम हियर। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी 2 बुक्स सामने रख कर एक बुक पर उठाया था, और उसमें से मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और पास्ट एमसीक्यूज दिखाए थे। सो इस वीडियो में भी हमारे पास एक है फेडरल बुक, और एक हमारे पास जो है वो है खैबर पख्तूनख्वा यानी केपीके की बुक। देखिए, जितनी भी हमारे पास बुक है, फॉर एग्जांपल फेडरल, केपीके एंड पंजाब, सब में हमारे पास जो कंटेंट होता है वो सेम होता है, टॉपिक सेम होते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी एक बुक उठाया था, तो इसमें भी हम एक ही बुक उठाएंगे और उसमें से सारे जो हमारे पास पास एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इंक्लूडिंग टॉपिक, सब कुछ हम कवर करेंगे। सो इसमें हम उठाते हैं केपीके की बुक। अच्छा, और कुछ ऐसे एमसीक्यूज होते हैं ना जो कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि वो आउट ऑफ कोर्स आते हैं, तो उसको मैं भी दिखाऊंगा कि वो आउट ऑफ कोर्स नहीं आते, कहाँ से आते हैं, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में कवर करके दिखाऊंगा। देखिए, ये मैंने एक खूबसूरत सा जो है वो अपने याद करने के लिए एक टेबल सा बनाया है, जैसे लंग्स का जो मेम्ब्रेन होता है वो प्लूरा, हार्ट का पेरिकार्डियम, और ये जो हमारे पास जो इन्फ्लेमेशन हैं, हेपेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। सो ये मेरे ख्याल में ये एमसीक्यूज आया भी था। सो आवर फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड ईयर इज़ रिस्पायरेशन। सो रिस्पायरेशन जो हमारे पास मेरे ख्याल में जो पंजाब की बुक है उसमें फर्स्ट ईयर में आती है, और पीएमडीसी सिलेबस में ये चैप्टर नंबर 9 यानी लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल एंड प्लांट्स में जो है ये चैप्टर इंक्लूड है। यहाँ मैंने एक खूबसूरत सा लाइन लिखा है, मिस्टेक्स आर मीन फॉर लर्निंग नॉट फॉर रिपीटिंग। लाइक जब आप ये मैंने इसलिए लिखा था ना, जब एमसीक्यूज आप करते हैं ना, तो आपसे एमसीक्यूज गलत होते हैं, और हर किसी से गलत होते हैं, चाहे वो एक आम इंसान हो, टॉपर हो, सबसे एमसीक्यूज गलत होते रहते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट स्टूडेंट या सबसे बेस्ट जो एमडीकेट एस्पिरेंट वही है जो इस मिस्टेक से कुछ सीखता है। तो जब आप एक एमसीक्यूज गलत कर ले और वो टेस्ट में भी आ जाए और फिर भी आप गलत कर ले, तो मतलब आपने कुछ नहीं सीखा। तो जो एमसीक्यूज आप गलत करते हो तो उसकी जजमेंट जो है वो ज़रूर किया करे कि क्यों आपसे ये गलती हुई है, और आइंदा ऐसी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। सो शुरू करते हैं। जो इसमें इंक्लूडेड टॉपिक्स है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सर्फेसेस, ये आपको पूरा आना चाहिए। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उसका तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो फर्स्ट एमसीक्यू मेरे ख्याल में जो इससे आना चाहिए वो है जो इसकी पाथवे है, नोज, नेजल कैविटीज़, पेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स एंड अल्वियोली। तो ये सब जो है आपने याद करने हैं। लंग्स भी आपने याद करने हैं। यहाँ से एक एमसीक्यूज भी आया था मेरे ख्याल में, द अल्वियोली फॉर्म द गैस एक्सचेंज सरफेस। सो लुक एट दिस इज द फर्स्ट लाइन एंड इट वाज एमसीक्यूज एंड पास्ट पेपर। अच्छा, इसमें जो है आपने ये कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स, मॉइस्ट स्क्वेमस एपिथेलियम्स, ये भी आपको याद होनी चाहिए। यहाँ एक जो है की पॉइंट है, मतलब देयर आर 700 मिलियन अल्वियोली प्रेजेंट इन द लंग्स। तो जो एवरेज अल्वियोली एक लंग में होंगे वो मेरे ख्याल में 350 होंगे ना। अच्छा, फिर ये लंग्स हैं, इससे भी एक एमसीक्यूज आया था, वो है एवरेज एडल्ट ह्यूमन हैज़ अ लंग कैपेसिटी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर। सो ये 5 लीटर जो था ये एमसीक्यूज था। देखिए ये कितना जो है वो ईजी एमसीक्यूज आते हैं इससे। फिर जो है कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, इनवॉलंटरी कंट्रोल,
फिर एक्सपायरेशन ये भी आपको याद होनी चाहिए। वॉलंटरी कंट्रोल में जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हो सकता है। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, फिर जो है हाँ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है ये परसेंटेज बाइकार्बोनेट जो है 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड इन द ब्लड एज बाइकार्बोनेट आयंस। और इसका जो मैकेनिज्म है, कौन सा जो यहाँ एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज यूज़ हुआ है, जो यहाँ एंजाइम है कौन सा यूज़ हुआ है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो ये आपको जो है वो याद होनी चाहिए। और यहाँ जो है ये फॉर योर इंफॉर्मेशन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ मैंने बताया ना कि ये जो है ये परसेंटेजेस कार्बामिनो हेमोग्लोबिन 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीज ए कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। तो ये आपको याद आने चाहिए। तो ये आपको जो है याद होनी चाहिए। 7% जो है कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड थ्रू डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लाज्मा। अच्छा, फिर ये हेमोग्लोबिन है। मायोग्लोबिन ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये तो ऑफ कोर्स मसल्स में होता है, ये आपको आनी चाहिए। हेमोग्लोबिन कितने अमाइनो एसिड से बना होता है, ये भी एमसीक्यूज आया था, दैट इज़ 574 अमाइनो एसिड्स। फिर ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ये इंक्लूड नहीं है। अगर आप ऐसे ही करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने नहीं कहते, तो ये जो है इंक्लूड नहीं है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। की पॉइंट्स आप ज़रूर देख लिया करें, क्योंकि जो टॉपिक जो है वो अगर आप एक्सक्लूडेड भी है ना, तो अगर आप इसे देख लें तो आपको एक जनरल सा आइडिया मिल जाता है उस टॉपिक के लिहाज से, या उस टॉपिक के हवाले से आपको एक आइडिया मिल जाता है। और फिर जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ है ये भी आप कर ले, ज़रूर किया करें ये एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़। तो फिर जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है वो है सपोर्ट एंड मूवमेंट। ये जो हमारे पास पीएमडीसी के सिलेबस में ये चैप्टर नंबर 12 है। इसमें जो है ये ह्यूमन स्केलेटन इन प्रोडक्शन ये आपको याद आनी चाहिए। कार्टिलेज जो है ये टाइप 2 कोलेजन से बना हुआ होता है, बोन टाइप 1 कोलेजन से बना हुआ होता है, ये आपको आने चाहिए। फिर जो यहाँ कार्टिलेज के लिहाज से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये है हील्स वेरी स्लोली। बिकॉज वाई इट हील्स स्लोली, बिकॉज इट कार्टिलेज डज नॉट कंटेन ब्लड वेसल्स। और ये एमसीक्यूज आया भी था, पास पेपर में आया था ये एमसीक्यूज। आपको बोन्स की काउंटिंग आनी चाहिए कि कहाँ पर कितने बोन्स हैं। फिर यह जो है ये बोन्स की थोड़ी सी डिटेल मेंशन है, तो ये भी जो है आपको याद होनी चाहिए। निक बोन जो है हाइयोइड बोन, तो ये भी जो है एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये आ सकता है। फिर जो वर्टेब्रल कॉलम्स है इसमें इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ये हो सकते हैं कि जो सर्विकल वर्टेब्रा जो है फर्स्ट वर्टेब्रा उसको हम एटलस कहते हैं, और ये जो सेकंड वर्टेब्रा है उसको हम एक्सिस कहते हैं। फिर 33 वर्टेब्रे होते हैं, और बोन्स जो हमारे पास वर्टेब्रल कॉलम में होते हैं तो वो 26 होते हैं। और वर्टेब्रे फ्यूज़ हो जाते हैं तो उससे जो हमारे पास बोन्स बनते हैं, तो इस वजह से ये कम है, 26 हैं। फिर रिब्स, पेल्विक गर्डल, इसमें बोन कितने होते हैं देखिए, 64 बोन्स। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है टोटल 126 बोन होते हैं, और पेक्टोरल गर्डल में 64 बोन होते हैं। फिर फोर लिम्स जो होते हैं, पेल्विक गर्डल, हाइंड लिम्स, जॉइंट्स, फाइब्रस जॉइंट्स। अच्छा, इसमें जो फाइब्रस जॉइंट के जो एग्जांपल्स हैं ना, ये आपको याद आनी चाहिए। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, ये मैंने यहाँ लिखा है गम्पोजिट टीथ विद गम, तो ये वहाँ पर ये जॉइंट होता है ना। तो हमारा वाइवा हो रहा था अभी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का, तो मेरे एक दोस्त से पूछा गया कि गम्पोसिस कहाँ पर होता है, तो उसने जो ग्लूटियल रीजन है या फॉर एग्जांपल जो हिप का रीजन है, तो वहाँ हाथ रख कर कहा कि यहाँ जो है वो गम्पोसिस है। तो ये गम्पोसिस जो है ये माउथ में होते हैं। अच्छा, फिर जो है कार्टिलेजिनियस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, ये आपको याद होनी चाहिए। इससे एमसीक्यूज आया है कि साइनोवियल जॉइंट क्या होता है, और ये साइनोवियल जॉइंट के ये जो एग्जांपल है हिंज जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इस एग्जांपल आर एल्बो एंड नी जॉइंट, तो ये भी एमसीक्यूज में आया था। एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स आर एग्जांपल, सो ये भी एमसीक्यूज में आया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। फिर जो है डिसऑर्डर्स ऑफ द स्केलेटन इंक्लूडेड, आप देख सकते हैं इसे। फिर जो जॉइंट इंजरीज है ये भी इंक्लूडेड है। मसल्स इंक्लूडेड टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स, इसकी जो डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज़ है वो आपको याद होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कार्डियक मसल्स इट लुक लाइक स्केलेटल बट वर्क लाइक स्मूथ मसल्स। सो ये जो है मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया, आप और देख लें कि कौन सा जो है इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कौन सा है, स्ट्रिएटेड कौन सा है, नॉन स्ट्रिएटेड कौन सा है, तो आप देख लें। फिर जो है स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल इससे एमसीक्यूज आता है। टी टिब्यूल के बारे में एमसीक्यूज आया था। जो है यहाँ सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे कहते हैं, सार्कोलेमा कैसे कहते हैं, तो ये जो है आप इसमें देख लें, ये जो है इससे एमसीक्यूज आ जाते हैं। जेड डिस्क हो गया यहाँ पर, ए बैंड, आई बैंड, मायोसिन फिलामेंट्स, एक्टिन फिलामेंट्स, ये सारे जो है यहाँ पर है, तो ये आप देख लें। मसल्स कंट्रैक्शन जो है ये भी इंक्लूडेड है, मसल फाइबर, कंट्रोल ऑफ मसल कंट्रैक्शन, तो ये जो है अगर मैं इसमें कहूँ ना तो ये सारा चैप्टर जो है ये इंक्लूडेड है। अच्छा, इसमें एक और बात है, ये टिटनी और टिटनस में, तो ये जो है ये मैंने इस तरह याद किया था ना, कौन सा जो है इसमें बैक्टीरिया से कॉज होता है, तो ये मैंने इस तरह याद किया था ना कि टिटा नहीं,
टेटा नहीं, मतलब ये बैक्टीरिया से कॉज नहीं होता, एंड टेटनस, सो यस ये बैक्टीरिया से कॉज होता है, तो आपको ये याद होनी चाहिए। एंड की पॉइंट्स, ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एक्सरसाइज एमसीक्यूज दिस इज़ आल्सो इंक्लूडेड एंड यू शुड मस्ट डू इट। अगर आप जो है ना पहले एमसीक्यूज करना चाहे जैसे प्रैक्टिस एमसीक्यूज, तो पहले आप ये किया करें। देन द नेक्स्ट चैप्टर इज़ द नर्वस कोऑर्डिनेशन। पहले जो था ना ये नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये एक ही चैप्टर था, लेकिन अब जो है तो इसे सेपरेट कर दिया गया है। तो देखते हैं कि इसमें कौन से टॉपिक जो है इंक्लूडेड है, कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से पास्ट एमसीक्यूज आए हैं। तो आप जो है इंट्रोडक्शन देख ले, स्टेप्स इन्वॉल्व इन नर्वस कोऑर्डिनेशन ये भी देख ले। तो इसमें जो है ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स ये जो है आप देख ले इसमें। फिर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ये भी आप देख ले, रिफ्लेक्स आर्क ये भी है। नर्व इम्पल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मेरे ख्याल में यहाँ जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल से एमसीक्यूज भी आया था, वो मैं यहाँ पर जो है आपके लिए मेंशन कर दूंगा, तो आप टेंशन ना लें उसका। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किस वजह से होता है, और जो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो किस वजह से होता है, और इसका जो ये वोल्टेज है और ये मिली वोल्ट, तो ये भी आपको याद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल रेस्टिंग जो है -70 मिली वोल्ट है, और जो ये दूसरा है तो ये जो है आई थिंक ये +50 मिली वोल्ट है, ये दिस इज +50 मिली वोल्ट है। और जो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसमें हमारे पास डीपोलराइजेशन होती है, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमारे पास पोलराइजेशन होती है। सो अगेन साइनेप्सिस, इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस, केमिकल साइनेप्सिस, इसकी जो डिस्टेंस है 0.2 नैनोमीटर 20 नैनोमीटर, ये जो है ये आप देख सकते हैं, ये भी अक्सर एमसीक्यूज में आ जाते हैं। फिर जो है ये ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, और ये जो है न्यूरो ट्रांसमीटर, ये भी आप देख लें। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, ये भी इंक्लूडेड है। स्केलेटन, मेनिंजेस और स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, यह जो है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, इससे इसके फंक्शंस पर अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है। और जो लास्ट ईयर था उसमें से एक एमसीक्यूज आया था ना, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट थे वो कह रहे थे कि आउट ऑफ कोर्स है, पता नहीं कहाँ से ले आते हैं। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि वो बिल्कुल भी आउट ऑफ कोर्स नहीं था, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कहाँ से आया था। वो जो है हमारे पास आया था फेडरल बुक से, यहाँ से। अ शैलो ग्रुप इज कॉल्ड sulcus एंड अ डीप ग्रुप इज कॉल्ड fissure। तो ये यहाँ से ही एमसीक्यूज आया था, तो आउट ऑफ कोर्स बिल्कुल भी नहीं था, बुक से ही आया था, और ये फेडरल बुक से आया था। सो फिर आते हैं हम अपने टॉपिक पर। स्पाइनल कॉर्ड, फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आप देख ले। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, हाँ यहाँ पर जो स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स है ना, इसकी जो सबको जो है पेयर्स और जो इंडिविजुअल है वो आपको याद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम स्पाइनल नर्व देंगे तो 31 पेयर हैं, तो टोटल स्पाइनल नर्व्स हमारे पास कितने होंगे, तो वो होंगे 62। क्रैनियल और सेरेब्रल नर्व्स, इसमें जो है आपको ये वेगस नर्व के बारे में याद होने चाहिए, 12 पेयर्स है, और अगर हम इंडिविजुअली देखें तो फिर हमारे पास 24 जो है नर्व्स बनते हैं। और फिर जो है हमारे पास ये है जिसमें हम सेंसरी इन नेचर कितने हैं, और इसकी जो ये नंबर जो है न्यूमेरिक्स, ये आपको याद होने चाहिए, मोटर कितने हैं और मिक्स कितने हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इंक्लूडेड, और हाँ पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, सिंपैथेटिक डिवीजन, तो इसके जो ये पॉइंट्स है ना, ये भी आप देख लें। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पेशल रिसेप्टर्स, ये भी इंक्लूडेड है, मैंने देखे थे। सो ये इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन नर्वस कोऑर्डिनेशन, दिस इज नॉट इंक्लूडेड। नर्वस डिसऑर्डर्स जो है ये भी मैंने नहीं किए थे। सो हाँ ये की पॉइंट जो है आपने हर चैप्टर के देखे हैं, इसकी भी देखें, एक्सरसाइज एमसीक्यू ज़रूर किया करें। फिर हमारे पास है केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये जो है ना अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा एक स्मॉल सा चैप्टर है, लेकिन अगर आप एमसीक्यूज़ के हवाले से देखें तो ये एक एमसीक्यूज़ रिच चैप्टर है। आपको आगे पता चलेगा कि ये क्यों एमसीक्यूज़ रिच चैप्टर है, क्योंकि जब मैं आपको इसके पास एमसीक्यूज़ दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि ये पहला एमसीक्यूज़ देखें ना, हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर आर बोथ केमिकल मैसेंजर्स दैट कोऑर्डिनेट द बॉडीज एक्टिविटी। सो ये भी एक एमसीक्यूज़ आया हुआ था, देखिए फर्स्ट लाइन में ही मैंने एमसीक्यूज़ आपके लिए निकाल दिया। सो इस तरह के बहुत सारे एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन्स के एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड एंड टायरोसिन के एग्जांपल, प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स के एग्जांपल, तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट हैं, याद किया करें, इससे अक्सर जो है एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मैन, ये भी इंक्लूडेड है। 20 डक्टलेस ग्लैंड, ये ज़रा आप देख लें। फिर जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, हाँ यहाँ से एक एमसीक्यूज़ आया था। मास्टर ग्लैंड जो है वो कौन सा है, सो मास्टर ग्लैंड दिस इज द इंटीरियर पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड। इससे जो है सेक्स सिक्रीशन जो है, सेक्स हार्मोन जो है इससे सिक्रीज होते हैं। इंटरमीडिएट ग्लैंड, पोस्टीरियर लोब की ग्लैंड जो है, इससे जो है 2 हार्मोन्स जो है सिक्रीट होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इससे एक और एमसीक्यूज़ आया था ना कि जो लैक्टेटिंग वुमेन है उसमें जो मिल्क रिलीज होता है वो कौन सा हार्मोन करता है, तो यहाँ पर तो मेंशन ही नहीं है। तो ये ज़रा देखिए, ये वाला ये टेबल ज़रा देखिए, ऑक्सीटोसिन ट्रिगर्स मिल्क रिलीज एंड लैक्टेटिंग फीमेल। सो यहाँ टेबल से भी एमसीक्यूज़ आने के चांसेस है, यहाँ से एक एमसीक्यूज़ आया भी था। देन अगेन थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पेनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड्स, गोनेड्स, तो ये सारा इंपॉर्टेंट है।
और ये भी जो है फीडबैक मैकेनिज्म, दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, आप देख लें एक नज़र एक्सरसाइज के क्वेश्चन की पॉइंट्स। Now welcome to the next chapter that is reproduction और PMDC सिलेबस में ये चैप्टर नंबर 11 है रिप्रोडक्शन। ये एक ऐसा चैप्टर है ना जो मेरे ख्याल में सब स्टूडेंट को आता है और इसके हवाले से मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब हम कॉलेज में थे ना तो FSC कर रहे थे तो हमारा वाइवा था। तो जब हमारा एक दोस्त अंदर जा रहा था तो वो से पूछा था कि कौन सा चैप्टर तुम्हें बेस्ट आता है, तो सब कह रहे थे कि रिप्रोडक्शन। तो वो फिर एग्जामिनर कह रहा था कि मेरे ख्याल में आपको इस कॉलेज में सिर्फ रिप्रोडक्शन से चैप्टर ही कराया गया है। अपने सब आते हैं अपनी मेन पॉइंट पर। जो हमारे पास रिप्रोडक्शन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमारे पास इसके फॉर एग्जांपल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसके हमारे पास जो ये इसकी पाथवे हैं 250 to 300 लिब्यूल्स इंपॉर्टेंट। जो हमारे पास लीडन सेल्स है ये भी इंपॉर्टेंट। जो हमारे पास इसमें एक वर्ड जो है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, टेस्टिस में आता है। फिर वेसिफरेंशिया एपिडिडिमस या एपिडाइडिमस आप कह ले, वेस डिफरेंस यूरेथ्रा एंड एसेसरी ग्लैंड्स। सो एक MCQs मेरे ख्याल में यहाँ से भी आया था कि जो यूरेथ्रा जो है इट इज़ द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द मेल डक्ट सिस्टम, यहाँ से एक MCQs आया था। हाँ, और फिर जो है स्पर्मेटोजेनेसिस इंपॉर्टेंट कर ले। स्पर्म फॉर्मेशन जो है स्पर्मियोजेनेसिस इसे कह ले, जो फिर जो है स्पर्मेटिड से स्पर्म फॉर्म होते हैं तो उसे हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। हार्मोनल कंट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये ज़रूर देख लें इसके हार्मोनल कंट्रोल। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसकी जो है ये आप पाथवे देख लें। यहाँ जो है हमारे पास जो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती है, सो फिलिपियन ट्यूब में होती है हमारे पास फर्टिलाइजेशन। और इसकी जो है वो स्मूथ मसल्स और सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड से जो है यहाँ पर कौन सा रोल प्ले करते हैं, सो वो भी इंपॉर्टेंट है, आप देख लें। सो इसकी जो लेयर्स है वो भी आप देख लें कहाँ पर जो है हमारे पास इम्प्लांटेशन होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन सा लेयर जो है हमारे पास शेड होता है, तो आप देख लें। नाउ ओजेनेसिस जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, आप देख ले, यहाँ से भी MCQs आते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। हर टेस्ट में जो है इससे हमेशा MCQs आता रहा है और इस बार भी इंशाल्लाह आएगा, तो आप जो है इसको मिस न करें और ज़रूर देखें इसे और हर एक पॉइंट को देखें। इसमें जो है हार्मोनल कंट्रोल जो है ये भी आप देख ले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसके जो ये डेज है ये भी आपको याद होनी चाहिए। फिर जो है डिसऑर्डर ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूडेड, आप देख लें। और फिर जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से मेरे ख्याल में एक MCQs भी आया था, तो इसलिए तो मैंने कहा ना कि ये एक स्मॉल सा चैप्टर है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये ज़रूर देख लें और बार बार देखें ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए, आपसे भूले ना। तो ये मैंने आपको कहा ना कि अगर ये फ़र्ज़ है तो ये वाजिब है, तो आप इसे ज़रूर कर लें। ओके, सो नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ इनहेरिटेंस, और ये जो है हमारे पास PMDC सिलेबस में चैप्टर 13 वेरिएशन एंड जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस के नाम से ये है। तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, ये एक ऐसा चैप्टर था ना जो मैं कह रहा था कि मैं इसे करूँगा ही नहीं, इसे मैं चॉइस में छोड़ दूँगा, लेकिन फिर मैंने इसे पढ़ा और ये मुझे पसंद आया। तो ये तो वही वाली बात हो गई ना कि मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था। एक बार मजनू भाई को मेरी बात पसंद ना आई तो उसने मेरी टांगें तोड़ दी, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छे है, उसने मुझे हॉस्पिटल में पहुँचाया। तो ये भी पहले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, फिर मैंने इसे पढ़ा, इसको समझा और फिर मैंने इससे दिल लगा लिया। मतलब ये बहुत इजी चैप्टर हो गया मेरे लिए। बुक लाइन्स तो वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो आपने जो है ना इस चैप्टर को जो याद करना है, पढ़ना है। बुक लाइन से तो MCQs कहीं से भी आ सकते हैं। 70% जो है वो रिकॉल बेस है, जो 30% है वो इस चैप्टर से आते हैं और वो वही MCQs होते हैं जो आपने सॉल्व करने होंगे वो डैशबोर्ड पर या आप कहें चेकर बोर्ड पर, तो वो वहाँ से आते हैं वो MCQs। तो आप जो है मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप ज़रूर इसके लेक्चर्स देख लें। तो ये जो है ये सारा चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है, इंक्लूडेड है, आप देख लें। इससे जो है फॉर एग्जांपल ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, यहाँ से अक्सर MCQs आ जाते हैं। और ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, सो ये वो क्वेश्चन है जो आप वो चेकर बोर्ड से चेक कर सकते हैं। तो आप जो है इसके ज़रूर लेक्चर ले लीजिए और अगर आपको आते हैं तो वेल एंड गुड। फिर जो है यहाँ जो इसकी जीन्स नंबर है क्रोमोसोम नंबर 9 पर, तो ये आप देख लें, ये आ सकते हैं MCQs में। RH एंटीजन के बारे में भी जो है MCQs आए हैं और फिर भी आएंगे, क्योंकि यही जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें ब्लड ग्रुप्स हो गए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो RH ब्लड ग्रुप से पहले भी MCQs आए हैं और आइंदा भी आएंगे। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस या मैटरनल फर्टाइल RH इनकम्पेटिबिलिटी, तो इसमें जो है वो आप देख ले कि RH पॉजिटिव कौन होता है, इसमें RH नेगेटिव कौन होता है, मदर होता है या बेबी होता है, तो आप इसमें देख लेना, तो वो इम्पोर्टेंट है। फिर जीन इंटरेक्शन, यस, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सारा चैप्टर जो है ये इंक्लूडेड है। दिस इज़ आल्सो इंक्लूडेड। सेक्स डिटर्मिनेशन, ये भी ज़रूरी है, ये कर लेना, इससे अक्सर MCQs आ जाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। और फिर हमारे पास है सेक्स लिंकेज,
यहाँ से एक MCQs आया था, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इजी MCQs था। ये है द फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला, तो ये फ्रूट फ्लाई मेरे ख्याल में यही MCQs था, और कितने इजी MCQs था देखिए, और वो उन्होंने इसमें डाला था। तो ये जो है ऐसे इसी के तरह के MCQs आते हैं। फिर जो है यहाँ एक्स लिंक्ड एंड वाई लिंक्ड डिजीज़, इनहेरिटेंट डिजीज़ जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। कलर ब्लाइंडनेस का एक MCQ आया था कि ये रेड और ग्रीन एंड बोथ अपीयर ग्रे, ये एक MCQ सही आया था। सो आप देख ले, की पॉइंट्स भी देख ले, सिक्स रिलेटेड प्लेयर जो है ये भी आप देख ले, की पॉइंट्स एक्सरसाइज ये भी आप कर लें। नाउ कमिंग टूवर्ड आवर लास्ट चैप्टर दैट इज़ इवोल्यूशन, और ये जो है हमारे पास PMDC सिलेबस में चैप्टर नंबर 8 है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, ये एक थ्योरी सी है। बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि इसके जो डेट्स है, तो हाँ डेट्स आप देख सकते हैं, लेकिन पहले आते थे, अब इतने इसके डेट्स नहीं आते। जब जस्ट ये थ्योरी देख लेना कि किस साइंटिस्ट ने क्या कहा था, तो ये आपके लिए बेहतर है। और ये इवोल्यूशन ऑफ यूकेरियोट्स एंडोसिम्बियोसिस जो है ये इंपॉर्टेंट है। लेमार्किज्म, यस वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। डार्विनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। यहाँ जो है आवर प्रोडक्शन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यहाँ से एक MCQs भी आया था मेरे ख्याल में। वेरिएशन यहाँ से एक MCQs भी आया था। नेचर सिलेक्शन से यहाँ पर कोई है। सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सो यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो नेचर सिलेक्शन वो होती है ना जो सर्वाइव करने के लिए नेचर के साथ अपने आप को एडजस्ट कर ले। तो जो स्टूडेंट्स जो है उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया था, अपने आप को जो है घर में ही या फॉर एग्जांपल कह रहे एकेडमी में टफ माहौल दिया था, और MCQs टेस्ट सॉल्व किए थे, और अपने लिए एक टाइमर सेट किया था, उस टाइम में ही उन्होंने जो है वो सारे MCQs सॉल्व किए थे, तो वही नेचुरल सिलेक्शन होगी, और वही जो है MBBS में सेलेक्ट होगा। नाउ न्यू डार्विनिज्म ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड यह जो है ये एविडेंसेस, हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर MCQs देखे गए हैं। फॉर एग्जांपल ये फॉसिल बर्ड्स हो गया, उस टेबल से भी MCQs आया था। एक मेरे ख्याल में जो एक्वस था ना, यहाँ से एक MCQs आया था। तो आप ये टेबल भी ज़रा देख ले, ये पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, या जो है नीचे वाले का नाम देख ले, और ऊपर वाले का हॉर्स का जो है वो आप नाम देख ले, तो काफ़ी होगा। हाँ एविडेंस ऑफ द वेस्टिजियल ऑर्गन्स ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर जो आते हैं हमारे पास डाइवर्जन एंड कन्वर्जन इवोल्यूशन, तो इसमें जो है आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए, और जो हमारे पास इस इधर एग्जांपल भी दी हुई है तो वो भी आप कर लें। और ये जो है हाइडेनबर्ग थ्योरम, तो ये मैंने नहीं किया था, और यहाँ से भी एक MCQs आया था, लेकिन वो मेरे ख्याल में जैसे मैंने आपको कहा ना कि आप एक्सरसाइज के MCQs कर लिया करें, तो ये वो भी वहाँ यहाँ मेंशन है। फॉर एग्जांपल ये एडाप्टिव रेडिएशन था, यहाँ ये भी MCQs आया हुआ था, मुझे याद है। और हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इनकरेक्ट फॉर एनालॉगस स्ट्रक्चर्स, सो यहाँ से 2 बार MCQs आया था। तो आप जो है ये देख ले। एंड और मैं आपको बता दूँ ना कि आपने जितना भी टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, तो आपने वो इन्वेस्ट ही किया है, वो कहीं भी नहीं जाएगा। जो मैंने आपको MCQs दिखाए आप उसकी प्रैक्टिस करें, और जैसा ही मैंने आपको गाइड किया आप उसी तरीके से चले। इंशाल्लाह आपके जो है बायो में 68/68 मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि इसमें जो है मार्क्स इजीली आ जाते हैं। तो ये देखिए ना, ये मैंने एक सीरीज़ जो है शुरू की है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप जो है इस सीरीज़ में जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और लाइक भी किया करें। सो ये जो सीरीज़ है ना, ये मैंने शुरू की है, तो इसमें मैंने बायो की वीडियो डाली है, मैंने फ़िज़िक्स की भी एक वीडियो डाली है, लेकिन वो उन स्टूडेंट के लिए है ना जो फिज़िक्स के न्यूमेरिकल से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो वो मैंने उनके लिए बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया है। और फिज़िक्स की एक डिटेल वीडियो इसी तरह से मैं एक और बनाऊँगा, और केमिस्ट्री की भी बनाऊँगा, इस तरह इंग्लिश की, और फिर OMR शीट को कैसे हैंडल करना है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। तो आपने बिल्कुल भी डरना नहीं है। सीरीज़ में जुड़े रहने के लिए यह एक ट्यूब सा होगा, या मैंने अपना एक गूगल सा दिया होगा, उसे आप छू कर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो टिकटॉक पर देख रहे हैं तो आप फॉलो ज़रूर किया करें और लाइक भी किया करें। तो अगर आपको जो है MDK रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैं फिर से आपको एक बात बताता हूँ कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। देखिए ये टेंशन की चीज़ ही नहीं है, क्योंकि जो MDK टेस्ट होता है ना, उसमें वो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मार्क्स लेता है ना जो नॉर्मल रहता है, ना ज़्यादा ईजी हो जाता है और ना ज़्यादा टेंशन में हो जाता है। जो नॉर्मल रहिए और अपनी प्रिपरेशन को जो है इसी तरह जो है जारी रखिए, और हाँ कंसिस्टेंट रहिए, एंड रिवीजन ज़रूर किया करें, बिकॉज मैंने पहले भी बताया था रिवीजन इज़ द की ऑफ मेडिकल कॉलेज। और ये आपने कभी भी नहीं भूलना, क्योंकि ये मेरे बहुत ज़्यादा काम आया था। सो थैंक यू वेरी मच, और तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।